नमस्कार। आज हिंदी नाटक की विकास यात्रा पर आपसे संवाद करने जा रहा हूँ। आज की संवाद में हिंदी नाटकों की पूर्व परंपरा और उनके ऐतिहासिक संबंध सूत्रों के उद्घाटन के संदर्भ में चर्चा होगी। हिंदी नाटकों की विकास प्रक्रिया और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को समझने की कोशिश रहेगी। समाज की मानसिक संरचना में हिंदी नाटकों के विकास की संवाद प्रक्रिया कैसे संभव हुई है, उसके संदर्भ में भी कुछ बिंदु प्रस्तावित होंगे। आपको ध्यान है कि हिंदी नाटक एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अगर हिंदी नाटकों की पूर्व परंपरा पर आप ध्यान दें तो भारतीय नाटक परंपरा के आदि प्रस्तोता के रूप में आचार्य भरत आते हैं। भरत का नाट्य शास्त्र आपको ध्यान में है और यह भी ध्यान में है कि वैदिक साहित्य के समानांतर नाट्य को वेद के रूप में मान्यता दी गई। स्वयं भरत मुनि ने नाटक को सभी शास्त्रों का समुच्चय बताया है। उनका कथन है कि न कोई ऐसा ज्ञान है, न शिल्प है, न कला है, न विद्या है, न योग है, न कर्म है जो नाटक में न हो। जीवन के विविध पक्षों का अत्यंत व्यापक रूप से अनुकरण नाटक के माध्यम से किया जाता है। समाज के विविध वर्गों के लोग एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर नाटक के माध्यम से आनंद प्राप्त कर सकते थे। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र के प्रथम अंक में कहा कि नाट्यं भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम। नाटक भिन्न रुचियों के व्यक्ति समुदाय का एक साथ आराधन करने वाला है। भरत मुनि नाटक की सर्वोच्च सफलता रस सिद्धि में बताते हैं। नाटक के विषय में बताया गया है। उनका रससूत्र भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को भी प्रस्तावित करता है। अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक जैसे आचार्यों ने रससूत्र की व्याख्या की। हमारे जीवन में विभिन्न भावों और तज्जनित रसों का बहुत अधिक महत्व है। अतः नाटक में जीवन के भाव पक्ष को रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय चिंतन परंपरा में नाटक जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन साहित्य में काव्य के एक प्रकार के रूप में नाटक को प्रतिष्ठित किया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम, आपको ध्यान होगा। ऐसा कहना नाटक को सभी प्रकार के काव्यों में सर्वाधिक रमणीय और मनोरंजक बताने के लिए है। वैदिक साहित्य में भी हमें नाटक के विषय में जानकारी प्राप्त होने लगती है। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में हमें सोमरस की बिक्री के समय होने वाले अभिनय की जानकारी प्राप्त होती है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता के 30वें अध्याय की 6ठी कंडिका में शैलूष शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है अभिनेता। सामवेद में संगीत के अलावा नृत्य और वाद्य के भी संकेत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम वैदिक साहित्य में नाट्य तत्वों के आदि रूप का परिचय प्राप्त करते हैं। महाकाव्य युग में विभिन्न प्रकार के नाटकों के मंचन की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में कौबेर रंगाभिसार नामक नाटक की प्रस्तुति का उल्लेख प्राप्त होता है। विराट पर्व में विभिन्न प्रकार की रंगशालाओं और नटों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नाटक में नट, नाटक, रंग तथा नर्तक का अनेक स्थानों पर उल्लेख प्राप्त होता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में
पराशर्य शिलालिभ्यां भिक्षु नट सूत्रयो। व्याकरण सूत्र में नाटक की पूर्व रचना का आभास प्रदान किया है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कंसवध और बलिबंध नामक 2 नाटकों का उल्लेख किया है। महाभाष्य की रसिकोनट जैसी उक्तियाँ नाटक से रस की अभिन्नता को प्रदान करती हैं, उनका प्रतिपादन करती हैं। कहने का आशय यह है कि भारतीय नाटक वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध किए हुए है। संस्कृत नाट्य साहित्य की परंपरा में सर्वप्रथम नाटककार के रूप में महाकवि भास सर्वमान्य है। भास की प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासोदत्त में वत्स राज्य के पूर्ववंशीय राजा उदयन और अवंती नरेश राजा प्रद्योत की पुत्री वासोदत्ता की प्रणय का कथा का चित्रण किया गया है। मानव हृदय की सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण इस नाटक को अत्यंत विशिष्ट बनाता है। महाकवि भास द्वारा विरचित अन्य प्रसिद्ध नाटक प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिमा नाटक, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, दरिद्र चारुदत्त आदि हैं। इन सभी नाटकों में हमें प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन दर्शन, राज व्यवस्था, विधि विधान, मानवीय गौरव और राष्ट्र भावना के दर्शन प्राप्त होते हैं। संस्कृत नाट्य की परंपरा भवभूति का उत्तर रामचरित, शूद्रक का मृच्छकटिकम, राजशेखर की कर्पूर मंजरी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस से होते हुए उत्तर रामचरित में रामायण के प्रसिद्ध रामकथा के चित्रण तक आती ही है। वहीं मृच्छकटिकम 10 अंकों में उज्जैनी के सार्थवाह चारुदत्त और बसंत सेना की प्रणय कथा को प्रस्तुत करती है। मृच्छकटिकम नाटक नागरिक जीवन, वारंगनाओं के व्यवहार, द्युतक्रीड़ा, चौर कर्म, न्याय व्यवस्था और राजा की अकर्मण्यता के प्रति प्रजा के विद्रोह के साथ साथ विभिन्न मानवीय अवस्थाओं का चित्र प्रस्तुत करता है। कर्पूर मंजरी प्राकृत में रचित एक सट्टक है, जिसके माध्यम से राजा चंद्रपाल के द्वारा कुंतल राजपुत्री से विवाह करने और चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की कथा का चित्रण किया गया है। इस नाटक में प्राचीन तंत्र शास्त्र की ऐन्द्रजालिक क्रियाओं का भी चित्रण है। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त, उनके गुरु आचार्य चाणक्य, महानंद के मंत्री राक्षस के मध्य होने वाले राजनीतिक घातों प्रतिघातों की रोचकता से चित्रण किया गया है। भारतीय राजनीतिक कूटनीतिज्ञ को समझने के लिए यह नाटक अत्यंत उपयुक्त है। संस्कृत नाटकों की परंपरा में गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास के नाटक त्रय अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम का स्थान अन्यतम है। मालविकाग्निमित्र में मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और विवाह का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंकों में राजा पुरुरवा और उर्वशी के मध्य प्रेम और विवाह का चित्रण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रति प्रेम और उनके वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। कालिदास के ये तीनों नाटक प्रणय मूलक हैं। इन नाटकों में हम भारतीय सात्विक प्रेम की उदात्तता का निदर्शन करते हैं। अपनी वस्तु योजना, भाव चित्रण और शिल्प वैशिष्ट के लिए कालिदास के नाटक विश्व प्रसिद्ध है। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर के वर्धन राजवंशीय सम्राट हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की। संस्कृत साहित्य के अन्य प्रसिद्ध नाटक महेंद्र विलास कृत मत्त विलास प्रहसन, भट्ट नारायण कृत वेणी संहार, हस्तमल कृत मैथिली कल्याणम और रामचंद्र सूरी कृत रघुविलास हैं।
संस्कृत की इस नाट्य परंपरा से समस्त भारतीय भाषाओं का नाट्य साहित्य प्रभावित हुआ है। संस्कृत नाटकों में वस्तु, नेता और रस को प्रमुख स्थान दिया गया है। इन्हीं तत्वों के आधार पर रूपकों का विभाजन किया गया है। काव्य पक्ष की प्राधीनता, संगीत और नृत्य की भाविक उपस्थिति भारतीय नाट्य साहित्य की प्रधान विशेषता है। इसी विशेषता का संचरण आगे हिंदी साहित्य में आपको देखने को मिलता है। हिंदी नाटक के आरंभ के दिनों में आप ध्यान दें कि हिंदी में नाटक साहित्य का आरंभ नाटकीय काव्य से हुआ। ड्रामेटिक पोएट्री, हनुमान नाटक तथा समयसार नाटक इसी कोटि के नाटक हैं। पर कलात्मक दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम नाटक 1643 ईस्वी में आया हुआ प्रबोध चंद्रोदय नाटक माना गया। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद है। इस नाटक की भाषा गद्य पद्य से युक्त है। हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है, जिसकी रचना रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने की थी। यह भी गद्य पद्य मिश्रित ब्रजभाषा में रचित है। इसका रचनाकाल सन 1700 ईस्वी के आसपास है। हिंदी नाटक के उद्भव काल में प्रधानतया अनुदित नाटक ही सामने आते हैं। साहित्यिक और रंगमंचीय नाटकों के दो केंद्र कालांतर में विकसित होते हैं। साहित्यिक श्रेणी के नाटकों में काव्यत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। उनके प्रदर्शन पक्ष की प्रधानता के कारण वे जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने में समर्थ हैं। हिंदी नाटक साहित्य के विकास को इन दोनों ही पक्षों यानी लोकरंजन और जन चेतना के संस्करण या संस्कारित करने की दृष्टि से देखा जा सकता है। हिंदी नाटकों की परंपरा में दो अनुवादित और मौलिक रूप प्राप्त होते हैं। इन दोनों परंपराओं में आगे चलकर राजा लक्ष्मण स्वीकृत शकुंतला, जो 1861 ईस्वी में आता है, और भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दासकृत नहुष, जो 1841 ईस्वी में आता है, सामने आते हैं। हिंदी के आरंभिक अनुदित नाटकों में भाषा, भाव, कलात्मकता आदि की पूर्ण अभिव्यंजना प्राप्त होती है। ये नाटक संस्कृत के नाटकों के अनुवाद हैं। स्वाभाविक है कि हिंदी के विकास की प्रेरणा का मूल संस्कृत और उसका स्वाभाविक परिष्कृत रूप है। अतः संस्कृत के मूल स्रोत की और ध्यान जाना आवश्यक ही है। हिंदी के आरंभिक मौलिक नाटक भी संस्कृत की नाट्य रचना प्रणाली का ही अनुसरण करते हैं। नहुस की प्रस्तावना मंगलाचरण से शुरू होती है। आनंद रघुनंदन में अंक विभाजन और दृश्य परिवर्तन संस्कृत प्रथा के अनुसार है। नाटकों का अंत भरत वाक्य के रूप में होता है। हिंदी के आरंभिक नाटकों की कथा वस्तु धार्मिक है, जिसका उद्देश्य असत्य पर सत्य की सनातन विजय को स्थापित करना है। राम और नहुष के धार्मिक आख्यानों द्वारा चरित्र निर्माण का उद्देश्य हिंदी के नाटकों में प्रधान रूप से विद्यमान है। इस काल के अन्य नाटक हनुमान नाटक, समयसार नाटक, करुणाभरण नाटक, शकुंतला उपाख्यान और सभासार नाटक प्रबंध काव्य की कोटि के हैं। इनकी कथा वस्तु केवल छंदोबद्ध आख्यान मात्र है। हिंदी नाट्य परंपरा का वास्तविक प्रकर्ष यानी उत्कर्ष भारतेंदु काल में देखने को मिलता है। सामान्यतया इस युग के अधिकांश नाटक प्राप्य हैं। इनमें से कुछ तो प्रबंध काव्य हैं और अधिकांश को नाट्य काव्य कहा जा सकता है। पर इन नाटकों में जो नवजागरण के मूल्यों का चित्रण है वो हमें आकर्षित करता है। इंदर सभा का रंगमंचीय उद्देश्य आपको स्पष्ट है। हिंदी नाटक के प्रारंभिक काल में
4 प्रकार की नाट्य धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। नाटकीय कविता, अनुदित नाटक, मौलिक नाटक और मंचीय नाटक। हिंदी नाटक का प्रथम चरण 1857 के आसपास भारतीय स्वाधीनता संग्राम, अंग्रेजी राज की स्थापना, ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार और इससे प्रेरित भारतीय अस्मिता का भाव है और यह भाव पूरे भारतीय साहित्य को प्रभावित करता है। भारतेंदु का नाट्य रचना काल 1867 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच का है और आपको ध्यान है कि उपरोक्त उद्धृत सभी घटनाएं इसी कालखंड की हैं। इसीलिए भारतेंदु के नाटकों में सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्र भावना का एक स्वरूप देखने को मिलता है। उन्होंने पाखंड विडंबन में भक्ति के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठा पर बल दिया। प्रबोध चंद्रोदय के पहले 2 अंकों में विवेक की प्रबलता देखकर मोह अपने साथी दंभ के साथ काशी नगर में प्रभुत्व जपाने आया है और धर्म और श्रद्धा में भेद डालने के लिए मिथ्या दृष्टि को भेजा है। उसने शांति को भी बंद कर लेने की आज्ञा दी है। धनंजय विजय में पांडवों के अज्ञातवास की कथा वर्णित है। जब दुर्योधन राजा विराट का गाय हर ले जाता है तब राजकुमार उत्तर अर्जुन की सहायता से उनकी पुनर्प्राप्ति में सक्षम होते हैं। ये भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक हैं जिनमें पौराणिक कथाओं के माध्यम से नीति शिक्षा प्रदान की गई है। भारतेंदु के अनुदित नाटक अत्यंत उत्तम और प्रामाणिक हैं। मूल पुस्तक में वर्णित छंदों का भाषानुवाद भी उसी छंद में किया गया है। मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद भाषा की दृष्टि से व्यंजना शक्ति और भारतेंदु बाबू की गद्य क्षमता का निर्विवाद उदाहरण है। संस्कृत के अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कर्पूर मंजरी का प्राकृत से हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने अंग्रेजी का मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया। इसके सभी पात्रों का नामकरण उन्होंने भारतीय ढंग से कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में सांस्कृतिक आदर्शों की रक्षा और लुप्त प्राय विद्या के पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा। इसलिए चुन चुनकर वे ऐसे नाटकों और उनके दृश्यों का अनुवाद करते हैं जो काव्य दृष्टि से उत्कृष्ट भी हों और रुचि उत्पन्न करने वाले भी हों। मुद्रा राक्षस को उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनाया। धनंजय विजय में महाभारत का प्रसिद्ध आख्यान था। पाखंड विडंबन में भारतीय दार्शनिकता का धार्मिक पुट था। उनके कुछ ऐसे भी नाटक हैं जिसमें उनकी मौलिकता और अन्य नाटकों की छाया के भी दर्शन होते हैं। विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटक इसी कोटि में आते हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटकों में प्रेम जोगिनी जो 1875 में आता है, चंद्रावली जो 1876 में आती है, भारत जननी जो 1877 में प्रकाशित होती है, भारत दुर्दशा जो 1880 में आती है, नील देवी 1881 में आती है और सती प्रथा 1883 में आती है। उन्होंने तीनों प्रहसनों वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विस्मौषधम और अंधेर नगरी में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इच्छा प्रकट की है। यह ज्ञात है कि भारतेंदु के कालखंड में नाटक का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस कालखंड में हिंदी नाटक में पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय समस्या प्रधान, प्रेम प्रधान और प्रहसन प्रधान नाट्य धाराओं का विकास हुआ। इस काल के प्रमुख नाटक और नाटककारों में देवी प्रसाद त्रिपाठी का सीताहरण जो 1885 में आता है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का प्रयाग रामागमन, खड्ग बहादुर मल्ल का महाराज और कल्पवृक्ष, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, राधा कृष्ण दास का पद्मावती और महाराणा प्रताप, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर,
प्रताप नारायण मिश्र का हठी हमीर, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य उल्लेखनीय है। आप जानते हैं गो रक्षा की समस्या पर अंबिका दत्त व्यास ने 1882 में गो संकट लिखा। देवकी नंदन त्रिपाठी ने 1881 में गोवध निषेध लिखा और प्रचंड गो रक्षण 1881 में लिखा। प्रताप नारायण मिश्र ने 1886 में गो संकट जैसे नाटकों की रचना की। श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में आता है और तृप्ता स्वयंवर 1883 में आता है। किशोरी लाल गोस्वामी प्रणयनी प्रणय, परिणय और मयंक मंजरी जैसे नाटक लिखते हैं। ये नाटक प्रेम की अलौकिक अनुभूति को प्रतिबिंबित करने वाले नाटक हैं। प्रेम का एक पराजागतिक पक्ष और कैशोर्य पक्ष इनके नाटकों की कथा वस्तु है। भारतेंदुकालीन नाटकों का मूल्यांकन अगर आप करें तो दो चीज़ें बहुत स्पष्ट नज़र आती हैं। एक कि बदलाव चाहिए, दूसरा बदलाव कैसे चाहिए, तो इसका उत्तर है कि बदलाव अपनी सांस्कृतिक गरिमा के साथ संवाद करने से संभव होगा। इसीलिए एक सांस्कृतिक उत्थान का भाव इन नाटकों में है। इन नाटकों में परंपरा के साथ, ऐतिहासिक प्रतीकों के साथ एक संवाद करने का भाव है और उन प्रतीकों को समकालीन संदर्भ में प्रस्तावित करने का भाव है। ये नाटक आत्मावलोचन के भाव से भी प्रेरित है। देखिए, बड़े होने की एक बहुत बड़ी पहचान यह भी होती है कि आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कैसे करते हैं। आप स्वयं के प्रति क्रूर हुए बिना न्यायोचित नहीं हो सकते। भारतेंदुकाल की रचनात्मकता भारतीय समाज में बेहतरी तो चाहती है, पर उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को नहीं मानती। अपनी बदतरी का कारण वे अंग्रेजों को मात्र को नहीं मानते, वे आत्मावलोकन के भाव से भी प्रेरित हैं। इसलिए अपनी समाज की समस्याओं के प्रति, अपनी समाज की दुर्व्यवस्था के प्रति वे एक नीरक्षीर विवेकी दृष्टिकोण रखते हैं। यह पूरा कालखंड अपनी नाट्य संरचना में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का, अवस्थाओं का और चुनौतियों का अध्ययन करता है। भारतेंदु युग के अधिकांश नाटककार मंच सिद्ध नाटककार हैं। उनका इस युग की नाट्य रचना पाठ्य मात्र नहीं है। वे नाटक लिखते हैं और मंच पर उसे प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए नाटक की चरम सार्थकता नाट्य बोध को जनसामान्य तक संप्रेषित करना है। शायद नाटक होने की सार्थकता यही है। यही कारण है कि भारतेंदु का कालखंड नाटक की दृष्टि से उन्नत कालखंड है और सार्थक कालखंड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।